क्या होती है महाभियोग की प्रक्रिया? जजों पर कब चलाया जाता है महाभियोग? जस्टिस यशवंत वर्मा केस में महाभियोग की चर्चा तेज। जस्टिस यशवंत वर्मा, ये वही जस्टिस वर्मा है जिनके यहाँ से अध जले या पूरे जले नोटों का भंडार मिला। अंदाजा लगाया गया था कि 15 करोड़ के नोट उनके आवास में जल गए। सवाल उठे कि आखिर ये नोट आए कहां से। सीजीआई संजीव खन्ना ने त्वरित एक्शन लिया और 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी ने पाया कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप सही हैं। जांच कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सीजीआई खन्ना को सौंपी, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सीजीआई खन्ना ने उनके सामने 2 विकल्प रखे थे। पहला ये कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें, जिस पर फैसले की तारीख 9 मई तक दी गई थी, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरा विकल्प ये था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि सीजीआई खन्ना ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जस्टिस वर्मा की जांच वाली रिपोर्ट सौंप दी है। नियमों के तहत अब जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका फैसला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करेंगे। इस पर क्या फैसला सुनाया जा सकता है और क्या संभावना है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर महाभियोग होता क्या है। जज को हटाने के लिए महाभियोग। सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी जज को हटाने की जब बात आती है, महाभियोग शब्द की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि महाभियोग चलाकर ही किसी भी जज को हटाया जाता है। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया बेहद लंबी होती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में या फिर दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव को सबसे पहले संसद में पेश करना होता है। अगर इसे लोकसभा में पेश किया जाता है तो कम से कम 100 सांसदों के साइन के साथ मंजूरी जरूरी होती है। वहीं अगर इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ मंजूरी होनी चाहिए। जज पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव की मंजूरी जब संसद में मिल जाती है, उसके सीजीआई की अगुवाई में 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी की अगुवाई सीजीआई करते हैं और देश के किसी भी हाईकोर्ट के ही एक सीनियर जज शामिल होते हैं। ये कमेटी जज के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। अगर जांच की रिपोर्ट में जज के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं, तब जज को हटाने का प्रस्ताव संसद में बहस और वोटिंग के लिए रखा जाता है। बहस के बाद वोटिंग में अगर जज को हटाने के खिलाफ में 2/3 बहुमत मिलता है, तब उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति की अंतिम मोहर। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि संसद की वोटिंग के बाद भी महाभियोग की प्रक्रिया यानी जज को हटाने की प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। इस पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ लगती है। संसद में प्रस्ताव पास हो जाने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तभी किसी भी जज को हटाया जा सकता है। लेकिन भारतीय न्यायिक इतिहास में कई जजों पर महाभियोग चलाया जा चुका है, लेकिन उनको हटाया नहीं जा सका है। लेकिन जैसा कि आपने इसकी प्रक्रिया के बारे में जाना, ये एक तो बेहद कठिन है और बेहद लंबी भी। संविधान का क्या रोल? जाहिर है हमारा देश संविधान के हिसाब से ही चलता है। ऐसे में संविधान ही है जो किसी भी जज को हटाने का अंतिम पावर राष्ट्रपति को देता है। जज को हटाने के लिए जब संसद में बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। संविधान के आर्टिकल 124(4)(5) में और 217 और 218 में इसका जिक्र है। हाईकोर्ट के किसी भी जज को अपने पद का दुरुपयोग, मानसिक और शारीरिक या फिर कोई एक अक्षमता और भ्रष्टाचार लिप्त पाए जाने की स्थिति दोषी पाए जाने पर ही हटाया जा सकता है, जिस पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जस्टिस यशवंत वर्मा का भी पहले के उन सभी जजों की तरह बाल बांका नहीं हो पाएगा जिन पर महाभियोग चलाया जा चुका था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.